हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 5 अप्रैल और शुरू करते हैं फिल्म्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022-27 को लेकर है। अब ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये हाल ही में रोल आउट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022-2027। तो इस पॉलिसी में कुछ मेजर पॉइंट्स ऐसे हैं जो पिछली पॉलिसी से रिवर्सल है। तो इस वजह से जो पूरी डिबेट है वो इस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को लेकर चल रही है। अब अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव देखें तो यूपीएससी आपसे जो इंस्टॉल कैपेसिटी है जैसे कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो वो चीज़ें यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और कहाँ से कम आती है। तो अभी भी हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा हम प्रोड्यूस की जाती है वो कोल से की जाती है। 51% जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें 51% कंट्रीब्यूशन जो है वो कोल से आता है। सेकेंड पे है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, 39% रिन्यूएबल एनर्जी से आती है। उसके बाद नेचुरल गैस से आती है 6%। और उसके बाद न्यूक्लियर और जो लिग्नाइट कोल है उससे 2-2% का कंट्रीब्यूशन होता है टोटल हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी में। और कुछ परसेंट डीजल से भी है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा हमारा जो देश में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से आती है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से आती है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा सेक्टर ज़्यादा परफॉर्म करता है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 31 मार्च 2022 तक सबसे ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो सोलर एनर्जी करती है, 34% कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद जो लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 34% कंट्रीब्यूट करती है। और जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 3%। उसके बाद जो विंड एनर्जी होती है वो 26% कंट्रीब्यूट करती है। और जो बायोमास होती है वो 7% कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर हमें सोलर का कंट्रीब्यूशन, हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन और विंड का कंट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए कि कौन कौन से पोजीशन पे है। तो सबसे ज़्यादा सोलर से आती है, फिर हाइड्रो से आती है, फिर विंड से आती है। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए जो यूपीएससी आपसे पूछती है। अब हम नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को देखें तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का, उसमें ये स्टिपुलेट किया गया है, उसमें सेक्शन है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो होगी सीईए, वो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान हर 5 साल में पब्लिश करेगी। तो ये जो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022-27 वाला, ये चौथा प्लान है। सबसे पहले आया था 2007 में, फिर सेकंड आया था 2013 में, और जो थर्ड आया था वो 2018 में आया था। उसके बाद में ये जो है ये फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी प्लान है जो 2022-27 के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यूपीएससी आपसे इसके कुछ एक दो पॉइंट्स पूछ सकती है कि क्या मेजर चेंजेस हमें इस पॉलिसी में देखने को मिले हैं। तो अगर हम कुछ हाइलाइट्स देखें नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022-27 में, सबसे बड़ा जो हाईलाइट है वो कोल एनर्जी थ्रस्ट को लेकर है। इसमें जो ग्राउंड रियलिटीज है उससे एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि हम अभी रिन्यूएबल एनर्जी में पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो सकते। भले कोल एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता हो, बट अभी भी हमारे जो जरूरत है वो कोल एनर्जी से ही फुलफिल की जा सकती है। इसी वजह से इसकी जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाकर 17 गीगावाट से 28 गीगावाट तक 2031-32 तक इंक्रीज किया जाएगा। मतलब जो हम फ्रेश कोल बेस्ड जो प्लांट्स लगाएंगे, जो जो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी का कोल बेस्ड है, वो अब 17 गीगावाट से ज़्यादा 28 गीगावाट तक हम प्रोड्यूस करेंगे बाय 2031-32। अब सेकंड जो पॉइंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी थ्रस्ट को लेकर है। इसमें फोकस किया गया है स्टोरेज रिक्वायरमेंट में। रिन्यूएबल एनर्जी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो रिलायबल नहीं होती है। इस वजह से अगर हम जब ज़्यादा प्रोड्यूस करते, जब सनलाइट अच्छी मिलती है, जब सोलर प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तब हम उसकी जो एक्सेस जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे हम अगर स्टोर कर लें तो हम रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और वो रिलायबल हो सकती है। तो 2031-32 तक जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसे 51 गीगावाट से 34 गीगावाट तक बढ़ाना है। और इसका जो डेली यूजेज रेट होगा वो 5 घंटे से ज़्यादा करना है, ये हमारा टारगेट है। तो यूपीएससी आपसे टारगेट के भी पूछ सकती है कि हमारा जो 2022-27 में क्या टारगेट है, कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का यूजेज है वो पर डे कितना होना चाहिए, जो 5 आवर्स है वो हमारा टारगेट है फिलहाल के लिए। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना है लिथियम आयन बैटरीज के बेस में, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम हो रही है और ये रिलायबल भी है। इस वजह से लिथियम आयन बैटरीज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हम स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि हम हमारे जो लोड फ्लक्चुएशन है उसको मैनेज कर सकें। ग्रिड में इंटीग्रेशन अच्छे से किया जा सकता है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी होंगी उसमें हाइब्रिड जनरेशन मॉडल का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि जब जब सनराइज होगा ज़्यादा सोलर आउटपुट निकलेगा, तब जितना ग्रिड में यूज़ हो रहा होता ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट होगा वो वाटर बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या फिर पंप स्टोरेज प्लांट्स में भेज दिया जाएगा। तो इससे जो हमारा ग्रिड है वो इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा। तो ये मेन पॉइंट्स हमें नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को लेकर पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पूछ सकती है, क्योंकि यूपीएससी अब पॉलिसी वाइज जो प्लान वाइज पे भी फोकस कर रही है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ आइस मेमोरी को लेकर है। अभी आइस मेमोरी एक प्रोजेक्ट है जो हमारा आर्कटिक रीजन है, वहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इस आइस मेमोरी प्रोजेक्ट में होगा क्या कि कुछ साइंटिस्ट होंगे, वो यहाँ से आर्कटिक से कुछ आइस के सैंपल लेंगे। अब वो सैंपल लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्रोजन लेयर्स है वो मेल्ट कर रही है। इस वजह से जो मेल्ट से जो पानी जो अंदर जा रहा है
इससे हो क्या रहा कि कुछ जो 125 मीटर्स बिलो सरफेस के जो आइस हैं, उनका जो केमिकल कंपोजिशन है, वो चेंज हो रहा है। तो जो रिसर्चर्स हैं, इटालियन के, फ्रेंच के, नॉर्वे के, तो ये 3 देशों के नाम हमें याद रखना है। इटली, फ्रेंच और नॉर्वे के रिसर्चर हैं, उन्होंने कैंप लगाया है नॉर्वे के स्वालबार्ड आर्चिपेलागो में, और वहाँ पर इस क्रूशियल आइस रिकॉर्ड को कलेक्ट किया जाएगा, ताकि हम उस वक्त के इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में एसेस कर सकें, एनालाइज कर सकें कि आज से 3rd और 4th सेंचुरीज में उस वक्त इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी थी, और इसको एसेस करने के लिए हमें उस वक्त की आइस चाहिए होगी। अब चूंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो आइस का जो मेल्टिंग है वो बहुत फास्ट रेट से हो रहा है, इस वजह से ये खतरा मंडरा रहा है कि जो आइस है जो 125 मीटर्स बिलो हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकते हैं। तो अब ये जो रिसर्चर्स क्या कर रहे हैं कि ये 125 मीटर बिलो सरफेस आर्कटिक के वहां पर जो फ्रोजन आइस है उसे निकालेंगे, ताकि उसके जो जियोकेमिकल ट्रेसेस हैं उसे पता कर सकें। और ये जो 125 मीटर जो बिलो सरफेस जो आइस है, इसे बताया जा रहा है कि 3 सेंचुरीज ये पुरानी आइस है। इसमें से एक सेट ऑफ आइस क्यूब को जो इमीडिएट एनालिसिस है उसके लिए यूज किया जाएगा, और एक सेट को अंटार्कटिका भेजा जाएगा फॉर स्टोरेज, जिसे आइस मेमोरी सेंचुरी में रखा जाएगा, ताकि फ्यूचर जनरेशन अगर साइंटिस्ट को इन आइस में रिसर्च करनी होगी या इसके बारे में पता करना होगा तो वो भी कर सकते हैं। अब मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस इज वेरी मच प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन कॉज कार्बन एमिशन है वो 19 सेंचुरी के बाद से ही हमारे प्लेनेट का जो टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इससे जो आर्कटिक की वार्मिंग है वो हमारे ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा देखी जा रही है आर्कटिक रीजन में, 2 and 4 टाइम फास्टर देन ग्लोबल एवरेज। तो इससे जो आइस है वो बहुत जल्दी जल्दी पिघल रही है। अब यहाँ पर एक फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि आर्कटिक रीजन्स में कौन कौन से कंट्रीज होती हैं। तो रशिया है, कनाडा है, डेनमार्क है, यहाँ पर डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, और यूएसए है अलास्का के थ्रू। तो इन से देशों के नाम हमें याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी इन कंट्रीज के बारे में पूछ सकती है कि कौन कौन से कंट्रीज आर्कटिक रीजन में शामिल हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ आर्टिफिशियल मीटियोर शावर्स को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, दरअसल जापान की कंपनी है एल, इस कंपनी ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है स्काई कैनवास। अब ये जो प्रोजेक्ट होगा इसके थ्रू जो एल कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल मीटियोर शावर्स क्रिएट करेगी, जिसका एम ये है कि दुनिया के हर हिस्से में आपको एक आर्टिफिशियल मीटियोर शावर्स दिखाया जाएगा, आप उसको देख सकते हो, क्योंकि हर जगह जो नेचुरल मीटियोर शावर्स है वो आप नहीं देख सकते हो। अब इसमें होगा क्या इस प्रोजेक्ट में कि इसमें सैटेलाइट के जरिए एक प्रेशर ड्रिवन सिस्टम ऑफ गैस टैंक्स भेजे जाएंगे, जो पेलेट्स को शूट करेगी विद स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जिससे कि आपको एक आर्टिफिशियल मीटियोर शावर दिखाई देगा। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पर यूपीएससी आपसे नेचुरल मीटियोर शावर को लेकर पूछ सकती है कि बेसिकली जो नेचुरली जो मीटियोर शावर होता है वो होता क्या है। तो इनमें से जो मीटियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, चंक्स ऑफ रॉक्स एंड आइस होते हैं। जब कॉमेट्स किसी ऑर्बिट को पास करता है तो उसका जो बचा कुचा हिस्सा होता है, उस चंक्स ऑफ रॉक्स एंड आइस को मीटियर्स बोला जाता है। अब जब हमारा अर्थ जो है वो किसी कॉमेट के ट्रेल को पास करता है, तब ये जो चंक्स ऑफ रॉक्स एंड आइस है ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। तो उससे आपको एक मीटियर शावर नजर आता है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो शूट कर रहे हैं, जो तारे टूट कर गिरना हम बोलते हैं जिसे। जनरली हर साल हमें 30 मीटर शावर्स देखने को मिलते हैं अर्थ में, बट कुछ जो मीटर शावर्स हैं वो बहुत सेंचुरी से हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि परसिव्स मीटर शावर, ये 2000 सालों से हमें देखने को मिल रहा है, और ये हर साल हमें अगस्त में देखने को मिलता है। तो ये नेचुरल मीटर शावर्स होते हैं जो यूपीएससी आपसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज आर्टिकल 191 सेक्शन 1E को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें यह मांग की गई थी कि जो सांसद होते हैं, जो एमएलए होते हैं, विधायक, अगर वो डिस्क्वालीफाइड होते हैं अंडर 10 शेड्यूल या फिर अंडर आर्टिकल 191 1E में, तब उन्हें 5 साल के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। मतलब एक बार अगर डिस्क्वालीफाई हो गए 10 शेड्यूल में या आर्टिकल 191 1E के थ्रू, तो आपको 5 साल तक इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो एमपी एमएलए जो पार्टी चेंज कर रहे हैं, इससे जो सरकार गिर रही है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, उसको डिस्करेज किया जाएगा, और जो हमारे देश की डेमोक्रेसी है उसे एम्पावर किया जा सकता है। तो ये मांग की गई थी। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने बोला है कि ये जो इंटरप्रिटेशन होगा आर्टिकल 191 1E का, ये जो इंटरप्रिटेशन का काम है ये पार्लियामेंट का काम है। मतलब ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है 10 शेड्यूल में या आर्टिकल 191E में, तो अब उसे हम अगले 5 साल इलेक्शन ना लड़ने दें। तो ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर है। ये बेटर होगा कि अगर यूनियन गवर्नमेंट इस पर कोई लॉ बनाए या इसको ऐसे इंटरप्रेट करके कोई सेक्शन इसमें जोड़ दे। तो यूपीएससी आपसे इस आर्टिकल के बारे में पूछ सकती है, आर्टिकल 191 क्लॉज 1E क्या है। तो ये ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेम प्रोविजन सांसदों के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए
आर्टिकल 102 में प्रोवाइड की गई है, डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड प्रोवाइड किए गए हैं। तो आर्टिकल 191(1)(e) में क्या प्रोवाइड किया गया है कि किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता हो या फिर अनसाउंड माइंड का हो, मतलब अपने कार्य करने में सक्षम ना हो, या उसने वॉलंटरली किसी अन्य देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली हो, या फिर वो किसी अन्य फॉरेन स्टेट के लिए एलिजेंस रखता हो, या फिर उसे किसी भी लॉ के द्वारा जो पार्लियामेंट बनाया है उसको द्वारा डिस्क्वालीफाई किया गया हो। ऐसे केसेस में उन्हें उनकी एमएलए शिप से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेम जो प्रोविजंस होंगे वो सांसदों पर अप्लाई होंगे आर्टिकल 102 के अंदर। अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो ये 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में एड किए गए थे थ्रू 10 शेड्यूल, इसमें किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर कोई इलेक्टेड मेंबर्स अपनी पार्टी को छोड़ता है, या फिर व्हिप्स के अगेंस्ट वोट करता है, या फिर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, या कोई नॉमिनेट मेंबर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तब उसे डिफेक्टेड मान लिया जाएगा। इसके बाद में एक्सेप्शन क्या है, स्पीकर और जो चेयरमैन होंगे हाउस के उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है, और अगर पार्टी किसी दूसरी पार्टी से मर्ज करती है 2/3 मेजोरिटी में, तब उससे केसेस में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो डिसीजन लेंगे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेंगे। तो ये बेसिक फैक्ट हो गए जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन राहुल गांधी का जब से हुआ है तब से वैसे भी इस टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स हमसे पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स में पूछा था। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। तो ये सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है, और इसी में जो लार्जेस्ट एरिया है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और ये जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है ये कोर एरिया होता है किसी भी टाइगर रिजर्व में, जहाँ पर जो अटमोस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है टाइगर को, और साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है जो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके किसी राइट्स का वायलेशन ना हो। और ये जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है ये अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट इसे डिक्लेयर करती है। तो इसका आंसर है सी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।